हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं यूनिट 4 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी, अनपेड सेलर एंड रेमेडीज। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है गुड्स की ओनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफर होना। जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है तब गुड्स का रिस्क भी जनरली बायर पर आ जाता है। टीवी परचेज के बाद ओनरशिप बायर को हो जाती है तो रिस्क भी बायर का ही हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। द रूल डिटरमाइन व्हेन ओनरशिप एंड रिस्क पास टू द बायर। प्रॉपर्टी इन गुड्स, गुड्स पर लीगल ओनरशिप, प्रॉपर्टी लीगल ओनरशिप इन गुड्स, रिस्क गुड्स डैमेज होने का डेंजर बायर पे ट्रांसफर हो जाता है। ओनरशिप गुड्स पर लीगल राइट। रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। रेडी गुड्स का ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ट्रांसफर हो जाता है। स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। ऊपर वाले रेडी गुड्स थे जो कि डिलीवरेबल स्टेट में थे, ट्रांसफर हो गए इमीडिएटली और सब रिस्क ट्रांसफर हो गया। अब नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब गुड्स डिलीवर स्टेट में होता है। जैसे कि हमने बता, जैसे कभी कभी होता है कि हम अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग कुछ सामान बनवाते हैं, हम फर्नीचर बनवा रहे हैं, कोई अलमारी बनवा रहे हैं, तो हमने अपना साइज स्पेसिफिकेशन बता दिया, कारपेंटर ने उस पर काम शुरू कर दिया, तो उसका जो रिस्क और ओनरशिप जब भी रिस्क तभी ट्रांसफर होगा जब उसकी डिलीवरी मिलेगी। ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब गुड्स डिलीवर में आता है और ओनरशिप के साथ ही रिस्क अटैच है। जहां ओनरशिप आ जाएगी वहां रिस्क भी आ जाएगा। ओनरशिप पासेस आफ्टर गुड्स बिकम डिलीवरेबल। जब वो डिलीवरेबल हो जाएंगे तभी ओनरशिप पास होगी। अनसर्टेन गुड्स। ओनरशिप ट्रांसफर तब होती है जब गुड्स आइडेंटिफाइड हो जाए। अभी गुड्स ही नहीं पता, लाइक जैसे ये फ्लैट, फ्लैट तो चलो नॉन मूवेबल में आ गया, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा लॉट सिस्टम होता है कि हम कुछ सामान परचेज कर रहे हैं, हमारा लॉट निकला तो वो हमको सामान मिलेगा, लेकिन अभी जब लॉट निकला ही नहीं है, कुछ सामान आइडेंटिफाइड ही नहीं है कि हमारा कौन सा वाला सामान है, तो वहाँ पे ओनरशिप और रिस्क ट्रांसफर नहीं होता। ओनरशिप पासेज ओनली आफ्टर असर्टेनमेंट। जब पर्टिकुलर गुड्स आइडेंटिफाइड हो जाए कि यही गुड्स हमसे बिलोंग करता है, ये गुड्स हमारे लिए ट्रांसफर होगा। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। अप्रूवल मिलने पर ओनरशिप ट्रांसफर होती है। ओनरशिप पासेज आफ्टर बायर अप्रूव द गुड्स। कभी कभी क्या होता है कि कुछ गुड्स देखा, लेकिन जब तक हम अप्रूव नहीं करेंगे कि हाँ हम ये ले रहे हैं, वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक गुड्स जो कि डिलीवरेबल हैं, डिलीवरेबल कंडीशन में, स्पेसिफिक गुड्स में दोनों ही आ जाते हैं, डिलीवरेबल अनडिलीवरेबल। अनसर्टेन गुड्स, गुड्स अभी मतलब सर्टेन ही नहीं है कौन सा गुड्स ट्रांसफर होगा। अप्रूवल गुड्स जो कि बायर की अप्रूवल के बाद ही ट्रांसफर होते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स को सेलर से बायर तक ट्रांसफर करना ही डिलीवरी कहलाता है। डिलीवरी का मीनिंग, डिलीवरी मीन्स अ वॉलंटरी ट्रांसफर फॉर पोसेशन फ्रॉम सेलर टू बायर। एक्चुअल डिलीवरी गुड्स फिजिकल डिलीवर किए जाते हैं, बुक हैंड टू हैंड देना। सिंबॉलिक डिलीवरी, सिंबॉलिक आइटम डिलीवरी किया जाता है। वेयर हाउस की हैंड ओवर करना। कोई वेयर हाउस था, उसमें गुड्स रखे, हमने सारे के सारे गुड्स ले लिए और हम उनको वहीं से यूज करेंगे, या कॉन्ट्रैक्ट था तो उसने की हमें दे दी कि ये सारे गुड्स आपके हुए, तो फिजिकली तो वो वहीं पड़े हैं, लेकिन सिंबॉलिक उनका ट्रांसफर हमारे पास आ गया। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, थर्ड पर्सन बायर को एक्नॉलेज करता है। गोडाउन कीपर बायर को रिकॉग्नाइज करे। मतलब ये हो गया कि आप जाके गोदाम कीपर से अपने गुड्स ले लेना, तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई कि बस इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हमारा गुड्स है वहाँ पड़ा है, हम बाद में जाके ले लेंगे, ना की डिलीवर हुई ना गुड्स डिलीवर हुआ, बस इंस्ट्रक्शन डिलीवर हो गए। रूल रिगार्डिंग डिलीवरी। डिलीवरी रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स है, ऐसा नहीं कि आज सेल हो गई 5 साल बाद डिलीवरी हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी डिलीवर होनी चाहिए, जिस क्वांटिटी, सॉरी करेक्ट क्वांटिटी डिलीवर, जिस क्वांटिटी का एग्रीमेंट हुआ है इतनी क्वांटिटी डिलीवर होनी चाहिए। डिलीवरी प्लेस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होगा, जिस प्लेस पे डिलीवरी देनी थी उसी पर होनी चाहिए। एक्चुअल डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी मतलब एक्चुअल होती है, फिजिकल ट्रांसफर होता है, सिंबॉलिक होती है की डिलीवरी, और कंस्ट्रक्टिव थर्ड पर्सन के थ्रू। अनपेड सेलर। अनपेड सेलर क्या होता है? जब सेलर को गुड्स का फुल पेमेंट नहीं मिलता उसे अनपेड सेलर कहते हैं। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इसमें से आधी टर्म तो आपको नाम से ही समझ आ जाती है। अनपेड
सबको पता है अनपेड क्या है, पेमेंट नहीं हुई, सेलर भी सबको पता है, वही इसका मीनिंग है। एन अनपेड सेलर इज अ सेलर हु हैज नॉट रिसीव्ड द होल प्राइस ऑफ द गुड्स। लीगल डेफिनेशन सेक्शन 45 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेलर इज अनपेड व्हेन फुल प्राइस नॉट रिसीव्ड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड। कोई बिल ऑफ एक्सचेंज उसको दे दिया था कि 3 महीने बाद आप इसे एनकैश करा लेना, या कोई चेक दे दिया था कि आप इसे बैंक में लगा दो, और वो चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है, तो वो भी अनपेड सेलर में ही आएगा, क्योंकि उसे अल्टीमेट पैसे तो मिले ही नहीं, जो चेक मिला था वो बाउंस हो गया। इंपोर्टेंट वर्ड एक्सप्लेन, अनपेड सेलर क्या है, जिसे फुल अमाउंट नहीं मिली, सेलर हु हैज नॉट रिसीव्ड प्राइस। इंसॉल्वेंट बायर, जो पेमेंट करने में अनेबल हो, बायर ने कुछ सामान परचेज किया था लेकिन वह इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया, उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे, तो वह इंसॉल्वेंट बायर कहलाएगा, बायर अनेबल टू पे डेट्स। लेन, गुड्स रिटेन करने का राइट, राइट टू लेन पोसेसन टिल पेमेंट, जब तक सेलर को पेमेंट नहीं मिलती उसके राइट है कि वो पोसेसन को रिटेन कर सकता है। राइट ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर के क्या क्या राइट हैं, यही आ गया। राइट ऑफ लेन, जब तक पूरे पैसे नहीं मिलेंगे गुड्स को रोक सकता है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कोई चेक दे दिया था, गुड्स की डिलीवरी कर दी, डिलीवरी मान लो 2-3 दिन में होगी, लंबा रास्ता है, चेन्नई से दिल्ली कुछ सामान आ रहा है, लेकिन चेक बाउंस हो गया, तो सेलर के पास राइट है, वो इमीडिएटली ट्रांसपोर्टर को फोन करके गुड्स की डिलीवरी रास्ते में ही रोक सकता है, स्टॉप करा सकता है कि पैसे नहीं आए हैं, गुड्स को वहीं रोक दो, डिलीवर मत करो। ट्रांजिट में गुड्स वापस रोक सकता है। राइट ऑफ रीसेल, जब पूरे पैसे ही नहीं मिल रहे तो किसी को अपना सामान कब तक वेट करेगा वो पैसे का, तो उसे राइट है, वो उसे दोबारा किसी थर्ड पर्सन को बेच सकता है। राइट अगेंस्ट बायर, बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट है अनपेड सेलर के, सूट फॉर प्राइस, उसे प्राइस नहीं मिला है, वो उसके लिए केस डाल सकता है कि मेरा गुड्स इस प्राइस पर तय हुआ था, इसने इतनी ही पेमेंट की है, तो बाकी पेमेंट के लिए वो कोर्ट में केस कर सकता है। डैमेज फॉर नन एक्सेप्टेंस, बायर रिफ्यूजल पर डैमेज क्लेम कर सकता है, अगर गुड्स एज पर स्पेसिफिकेशन, एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एज पर सैंपल, जो सब बात हुई थी एज इट इज गुड्स ऐसा ही दिया है और बायर उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, तो सेलर बायर पर क्लेम कर सकता है। इंटरेस्ट क्लेम, इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है, अगर हमारी टर्म्स तय हुई थी कि विद इन 15 डेज या इमीडिएट पेमेंट देनी है, लेकिन पेमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं आती, पेमेंट लेट आती है, तो डिलेड पेमेंट के लिए अनपेड सेलर इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। आपका क्विक रिकॉल चार्ट, ये वीडियो का बेस्ट पार्ट होता है एग्जाम से 1 नाइट पहले रिवीजन करने के लिए। अनपेड सेलर, राइट अगेंस्ट गुड्स, अगेंस्ट गुड्स के अगेंस्ट क्या क्या राइट हैं, लियन, स्टॉपेज, रीसेल। राइट अगेंस्ट बायर, बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट हैं, सूट फॉर प्राइस, डैमेज और इंटरेस्ट। और रेमेडी, कोर्ट के थ्रू रेमेडी कर सकता है, रेमेडी अभी हमने पढ़ी नहीं है, नीचे देखते हैं। रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर बायर या सेलर कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं करता तो दूसरी पार्टी लीगल रेमेडी यूज कर सकती है। रेमेडी आर अ लीगल सॉल्यूशन अवेलेबल व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स टर्म वायलेटेड, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म थी कि गुड्स इतना डेट पे इतना डिलीवर होगा, इतनी इसकी पेमेंट मिलेगी, तो बायर या सेलर में से कोई भी अपनी टर्म्स वायलेट करता है तो लीगल रेमेडी होती है कि जिस भी पार्टी के राइट वायलेट हो रहे हैं वो कोर्ट में केस कर सकता है। रेमेडी फॉर सेलर, सूट फॉर प्राइस, प्राइस के लिए केस कर सकता है कि इतने रेट में गुड्स तय हुआ था, इतना प्राइस नहीं दिया। डैमेज फॉर नन एक्सेप्टेंस, अगर बायर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है और उसका गुड्स खराब हो गया तो वो उसके लिए सूट कर सकता है। रीसेल ऑफ गुड्स, अगर उसे कोई रीसेल करने से रोक रहा है तो वो रीसेल ऑफ गुड्स की रेमेडी मांग सकता है कि मेरे पूरे पैसे नहीं मिले, मैं अपने गुड्स को दोबारा सेल करूंगा। रेमेडी फॉर बायर, बायर के लिए क्या क्या रेमेडी होती हैं, डैमेज फॉर नन डिलीवरी, अगर गुड्स डिलीवर होना था उसने डिलीवरी नहीं किया, किसी ने कुछ सामान ऑर्डर किया था, उसके घर में कुछ फंक्शन था और उसका नुकसान हो रहा है, तो वो उसके लिए डिलीवरी डैमेज क्लेम कर सकता है कि मेरा इतना नुकसान हो गया इसकी नन डिलीवरी की वजह से। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सेम ही है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो गुड्स देना था, जैसे स्पेसिफिकेशन का देना था, जितनी क्वांटिटी में देना था वो कंप्लीटली जो भी स्पेसिफाइड था, हमारा परफॉर्मेंस पूरी नहीं की। ब्रीच ऑफ वारंटी क्लेम, कोई वारंटी थी कि विद इन 1 ईयर अगर प्रोडक्ट खराब होता है तो उसे वारंटी में रिपेयर किया जाएगा और सेलर वो ब्रीच ऑफ वारंटी करता है तो बायर इसके लिए क्लेम कर सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस करने का ऑर्डर देता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो होती है कि बायर, मतलब बायर सेलर परफॉर्म नहीं कर रहे तो कोर्ट के ऑर्डर से कोर्ट ऑर्डर देता है कि परफॉर्म किया जाए। कोर्ट ऑर्डर एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डैमेज,
फाइनेंशियल कंपनसेशन, मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर लॉस को डैमेज कहते हैं। क्विक रिकॉल चार्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफर, ओनरशिप और रिस्क दोनों ट्रांसफर हो जाते हैं। डिलीवरी, पोसेशन ट्रांसफर होता है। अनपेड सेलर लिएन रीसेल कर सकता है। रेमेडी, सेलर और बायर दोनों को होती हैं। डैमेज में फाइनेंशियल कंपनसेशन होता है। इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, एक बार पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट याद भी कर लेना। इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो ऊपर यूज हुए हैं। नेक्स्ट यूनिट, अपनी नेक्स्ट और लास्ट यूनिट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। वीडियो देखते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, नोट्स को डाउनलोड करें, पॉसिबल हो तो प्रिंट निकलवा लें, एक बार मेरे साथ वीडियो में देख लें। प्लीज़ वीडियो स्किप ना करें, भले ही स्पीड बढ़ा लें, बाकी स्पीड का ध्यान मैंने खुद भी रखा है क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और एक बार आप खुद से रीड कर लें, श्योर आपके 60+ मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।